नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग, सीओ ने कहा पहले चरण का टूट सकता है रिकॉर्ड। दोपहर 3 बजे तक करीब 79% मतदान। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे देश को किया समर्पित। मेरठ से अब 6 घंटे में पहुंचेंगे प्रयागराज। पीएम ने एक्सप्रेसवे को बताया यूपी के विकास की लाइफलाइन। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर सरकार की पैनी नजर। देश भर में घरेलू एलपीजी समेत ईंधन की आपूर्ति अबाध गति से जारी। वैकल्पिक ऊर्जा पर सरकार कर रही है काम। भारतीय बंदरगाहों पर संचालन सामान्य। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल और सिसोदिया को लगा झटका। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही करेंगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड किया तलब। यूएई की ओपेक और ओपेक प्लस समूह से बाहर निकलने की घोषणा। हॉर्मुज ब्लॉकेट के बीच वैश्विक तेल उत्पादक समूह को बड़ा झटका। वहीं ट्रंप ने कहा खत्म होने की ओर ईरान। और अब समाचार देख लेते हैं विस्तार से। बंगाल के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग दोपहर 3 बजे तक 78.68% मतदान हो चुका है। हुगली में 80.77% मतदान हुआ है। तो दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुगली में 80.77% मतदान हुआ है। हावड़ा में 77.73% मतदान हो चुका है। तो बम्पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही उत्तर कोलकाता में 78% मतदान दोपहर 3 बजे तक हो चुका है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का दूसरा चरण। और दक्षिण कोलकाता की बात करें तो 75.38% मतदान दोपहर 3 बजे तक दक्षिण कोलकाता में हो चुका है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग में नादिया में 79.79% मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। प्रचंड गति से मतदान। साथ ही उत्तर 24 परगना में 77.39% मतदान का आंकड़ा सामने आया है। दोपहर 3 बजे तक पूर्व बर्धमान में 83.11% मतदान अभी तक हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। दक्षिण 24 परगना में 76.75% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान और उसमें हो रही है बम्पर वोटिंग। हुगली में 80.77% तक मतदान हुआ है। तो बम्पर वोटिंग वहां पर हो रही है। लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। हावड़ा में 77.73%। और अगर हम बात करते हैं कोलकाता दक्षिण के 3 बजे तक 75.38% मतदान। 2021 में ये 61.98% था। कोलकाता उत्तर में 78% जो हुआ है और पूर्व वर्धमान में 83.11%, जबकि 2021 में 6 बजे तक 86.15% था। नादिया में 79.79%, जबकि 2021 में 85% से ये ज़्यादा था। तो मतदान जो है भारी संख्या में हो रहा है। अगर हुगली की बात करें तो 80.77%, जबकि पहले 6 बजे तक 84.04% था। अगर 2021 की हम बात करते हैं, हावड़ा में 77% तक हो चुका है। और अगर दक्षिण 24 परगना की बात करते हैं 76.75%, जो पहले 2021 में 6 बजे तक 82 कुछ प्रतिशत था। तो लगातार लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। अगर पहले की तुलना करते हैं तो कोलकाता दक्षिण में 75% से ज़्यादा हो चुका है और 2021 में ये जो है 6 बजे तक इससे कुछ कम था। तो अपने आप में आप देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में सियासी महासंग्राम का आज दूसरा और अंतिम चरण है। दिन के चढ़ने के साथ ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। दरअसल विधानसभा की कुल 294 सीटों में से दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में 78% से अधिक मतदान हो चुका है।
मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में आम से लेकर खास तक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा, महिला और बड़े बुजुर्गों से लेकर दिव्यांग मतदाताओं तक हर वर्ग के लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। उम्र और शारीरिक चुनौतियों को दरकिनार कर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं बुजुर्ग लाठी के सहारे वोट डालने पहुंचे हैं तो कहीं दिव्यांग मतदाता व्हीलचेयर के सहारे बूथ तक पहुंचकर लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में हर नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता की भवानीपुर सीट की है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर है। अब सबकी नजरें जनता के फैसले पर टिकी हैं। कौन मारेगा बाजी, किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज, इसका फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। बंगाल की जनता आज तय कर रही है कि राज्य की सियासत किस ओर करवट लेगी। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग सतर्क है। जहां भी मतदान में किसी गड़बड़ी की पुष्टि होगी, दोबारा मतदान कराया जाएगा। जहां भी प्रॉब्लम हो रही है, हमको अपने सीसीटीवी कैमरा से आप भी देख सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर मालूम पड़ रहा है कि कहां क्या प्रॉब्लम है, और जैसी प्रॉब्लम है वैसा सोल्यूशन हो रहा है। जहां प्रिसाइडिंग अफसर को फोन करना है वहां फोन हो रहा है, जहां क्यूआरटी को फोन करना है वहां हो रहा है, जहां आपको एफएसटी को फोन करना है वहां हो रहा है, जहां आरओ की जरूरत है वहां हो रहा है। एकदम इमीडिएट एक्शन हो रहा है। कोलकाता में चुनावी माहौल के बीच उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब ममता बनर्जी के आवास के सामने कालीघाट रोड पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोकने की खबर सामने आई। आरोप है कि मौके पर मौजूद भीड़ ने शुभेंदु अधिकारी के सामने जय बांग्ला के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भवानीपुर सीट पर किसी बाहरी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया है और उन्होंने तुरंत फोन पर चुनाव ऑब्जर्वर से इसकी शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। कुछ ही देर में हालात पर काबू पा लिया गया और भीड़ को वहां से हटाया गया। ममता की गुंडा लोग, दे आर नॉट द वोटर्स, दे ऑल आर आउटसाइडर्स। पश्चिम बंगाल के कटवा इलाके के कोरुई गांव में एफएसटी टीम ने 61 वर्षीय अताहर शेख के घर से जिंदा बम बरामद किए हैं। आरोपी अताहर शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि परिवार की महिला सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर घर को चारों ओर से घेर कर सील कर दिया गया है और मौके पर गार्ड तैनात किए गए हैं। बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दे दी गई है। बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। काफी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी का कहना है कि दूसरे चरण में पहले चरण से अधिक मतदान होने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत अच्छे से शुरू से वोटिंग प्रक्रिया चल रहा है, बहुत शांति से चल रहा है और पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है फर्स्ट फेज से ज़्यादा सेकंड फेज में वोटिंग होने वाला है। जो सब लोग जो मन से परिवर्तन चाह रहे थे इतने सालों से, इस टाइम में वोट देने का अधिकार के लिए पूरा स्मूथली इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। इस सरकार तो बना रहे हैं, चुनाव में भी आ सकते हैं, वन साइडेड विक्ट्री आ सकते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई अच्छा इच्छा होता था तो भांगौर को ठीक कर देते थे स्ट्रांगली, लेकिन उन्होंने कभी इसको भांगौर को ठीक नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की लाइफलाइन बनेगा। एक समय पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाने वाला प्रदेश आज 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे से पर्यटन और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के ढेरों अवसर पैदा होंगे।
कृषि और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने में भी इससे बहुत मदद मिलेगी। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ प्रयागराज के बीच यात्रा में लगने वाला समय 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह गया है। एक्सप्रेसवे को एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके मार्ग में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2635 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। पीएम ने यूपी की विकास यात्रा को सराहते हुए डबल इंजन सरकार से पहले के हालात का जिक्र किया। पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। आवागमन में सुगमता और परिवहन दक्षता में सुधार के साथ साथ इस परियोजना की एक और विशेषता है, जो है शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी हवाई पट्टी का निर्माण। राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने में भी इसका रणनीतिक महत्व होगा। एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी, आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहाँ पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। इससे पहले पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शंख और डमरू की आवाज के बीच वैशाख मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर शुभ संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान शिव की पूजा के आध्यात्मिक मायने हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पीएम ने मंदिर परिसर में ही स्थित मां अन्नपूर्णा की भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में 700 किलो वजन की विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को भी देखा। हरिकेश और विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गुड गर्ल। आगे सैलरी नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मतदान
के बाद आएगी एग्जिट पोल्स की बारी। हर कोई भरेगा जीत का दम। डीडी न्यूज ला रहा है सबसे बड़ा विश्लेषण। हर पोल का होगा मंथन। आज शाम 5 बजे से सिर्फ डीडी न्यूज पर। पश्चिमी एशिया से जुड़े घटनाक्रम के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई बिना रुकावट जारी है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी के आयात पर असर पड़ा है, लेकिन हमारी घरेलू एलपीजी सप्लाई बिना रुकावट जारी है। उन्होंने बताया कि इस सप्लाई को करीब 70% तक रिस्टोर किया जा चुका है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते एलपीजी इंपोर्ट्स अफेक्ट हुए हैं, परंतु जो हमारी डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो कंटिन्यूड है विदाउट एनी डिसरप्शन और घरेलू सप्लाई हो रही है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग ऑल टाइम हाई है। इसी तरह जो डीएसी बेस्ड एलपीजी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर डिलीवरीज हैं वो भी ऑल टाइम हाई हैं। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कुछ इफ़ेक्ट है और 70% तक रिस्टोर की जा चुकी है। अप्रैल के महीने में पिछले 28 दिन में अब तक 1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और कल भी 8,838 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साथ ही बताया कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए रिफाइनरीज में प्लांट लगाए जा रहे हैं। The other renewable source of energy, different ministries in Government of India are taking care of it. As far as the petroleum ministry is concerned, we are working on couple of them, for example, green hydrogen. So in our refineries, we are setting up the plants for the production of the green hydrogen. HPCL, IOCL, BPCL, all three have started working on it. So they are continuously working on it, and systemic improvements are also happening. If you see on the petrol front also, you know that ethanol blending is happening, and similarly the SAF, that's again in the same direction. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 28 अप्रैल को शिपिंग मंत्रालय ने उर्वरक विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य बना हुआ है। सोशल मीडिया पर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जुड़ी खबरों को पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक बताया है। दरअसल सोशल मीडिया पर भारत सरकार के नाम से जारी एक फेक आदेश में लिखा था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये और डीजल की कीमतों में 12.5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि ये ऑर्डर पूरी तरह फेक है और सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 23 अन्य लोगों को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई करेंगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शनिवार को ये जानकारी दी कि वे अगले सोमवार से इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगी और सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने के लिए शनिवार तक का समय दिया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले का रिकॉर्ड भी तलब किया है ताकि सुनवाई में और अधिक स्पष्टता और तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता दुर्गेश पाठक ने इस सुनवाई का विरोध करते हुए इसके बॉयकॉट का फैसला किया। उन्होंने एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है जिसमें कहा गया है कि वे इस सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। ये मामला तब चर्चा में आया था जब दिल्ली के आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सीबीआई ने कई नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने इन सभी को आरोप मुक्त कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित रेजिलिएंट फ्यूचर समिट 2026 के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जबकि गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज जैसे स्रोतों से मिलकर करीब 30% बिजली उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल में पीक डिमांड के समय करीब 2/3 बिजली की जरूरत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की गई। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो हथियारों के अवैध सप्लाई में शामिल है। रेहान अंसारी, जो दुबई से हथियारों के ऑपरेशन रैकेट का संचालन कर रहा है, शाहबाज अंसारी, जो रेहान का भतीजा है, वो पंजाब और नेपाल के बॉर्डर से हथियारों का सप्लाई भारत में कर रहा है। ये दोनों खुर्जा के रहने वाले हैं। जौनपुर का अहमद नामक व्यक्ति भी इस रैकेट से जुड़ा है। इसमें विशाल सिंघानिया, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, वो भी इस रैकेट में शामिल है। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान 23 हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले के तार सीमा पार आतंकवाद से जुड़े हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर में राज संग्रहालय का उद्घाटन किया। करीब 13,500 वर्ग फुट में विकसित रासा एन ओशन ऑफ नेक्टर यानी रस अमृत का सागर में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और भक्ति संस्कृति को आधुनिक माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है। ये संग्रहालय लाइट एंड साउंड शो, मल्टीमीडिया और कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भक्ति परंपरा, रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत करता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और श्री कृष्ण भक्ति संस्कृति को आधुनिक माध्यमों से प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में भारत में बेल्जियम के राजदूत डिडियर वैंडर हेसल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस्कॉन देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति, श्री कृष्ण भक्ति, सेवा और मानव कल्याण के कार्यों के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास के संकल्प के अनुरूप ऐसे प्रयास हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बेल्जियम के राजदूत ने भारत बेल्जियम के पुराने और मजबूत रिश्तों को याद करते हुए भारत के आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत को अद्भुत बताया। लद्दाख में आज एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत हुई, जब गहरी आस्था और आध्यात्मिक वातावरण के बीच भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेष लेह पहुंचे। नई दिल्ली से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के जरिए लाए गए इन अवशेषों का लेह एयरपोर्ट पर भव्य और श्रद्धापूर्ण स्वागत किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इन पवित्र अवशेषों का स्वागत किया। इस दौरान लद्दाख पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थनाएं की। इसके बाद इन पवित्र अवशेषों को एक भव्य जुलूस के साथ चोगमसर स्थित जीवेत्सल ले जाया गया, जहां 1 मई से इनका सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू होगा। रास्ते भर हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में सड़कों के किनारे खड़े होकर इन पवित्र अवशेषों के दर्शन करते नजर आए, जो क्षेत्र में आस्था और एकता की अनूठी तस्वीर पेश कर रहा था। ये पवित्र अवशेष 1 से 10 मई तक जीवेत्सल में दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कर और 13 से 14 मई तक लेह के धर्म केंद्र में प्रदर्शित किए जाएंगे। 15 मई को इन्हें वापस दिल्ली ले जाया जाएगा। इसके साथ ही इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।